आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्लास 9 का सीबीएसई चैप्टर है। तो हम इसमें इस चैप्टर में समझेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है क्या। ठीक, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, वो क्या किए, एक कॉर्क ले लिए। कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री होता है। ठीक, वो क्या किए, वो बार्क ऑफ ट्री लिए कॉर्क को, और वो सिंपली माइक्रोस्कोप में देखने लगे। तो वो देखें कि भाई अगर माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो ये कंपार्टमेंट ऑफ, उनको हनी कम लाइक कंपार्टमेंट दिखा। क्या दिखा? हनी कम लाइक कंपार्टमेंट। तो वो क्या बोल दिए, फिर एक कॉर के लिए, फिर तीसरा कॉर के लिए, मतलब बार्क ऑफ ट्री देखे। ठीक है, 3-4 बार्क ऑफ ट्री देखने लगे तो बोले अरे भाई ये सिमिलर स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। ठीक है, सेम सिमिलर कंपार्टमेंट दिख रहा है। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? बॉक्सेस टाइप। ठीक, हनी कम लाइक कंपार्टमेंट दिखा, मतलब हनी कम लाइक बॉक्सेस दिखा उसमें। ठीक है, तो उनको क्या बोल दिए कि भाई यही सेल है। ठीक, जो कि हर बार्क ऑफ ट्री में कॉमन है। ठीक है, तो कब हुआ? रॉबर्ट हुक कब किए फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल? कॉर्क, इन कॉर्क। किस में देखे? इन कॉर्क में, इन द ईयर 1665 में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑब्जर्व सेल किस में किया? कॉर्क में। ठीक, कॉर्क क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री होता है। ऑब्जर्व क्या किए? हनी कम लाइक कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? बॉक्सेस। हनी कम देखो ऐसा दिखता है। ठीक, ऐसे ही दिखने को मिला जब देखें तो। रॉबर्ट हुक यही कंपार्टमेंट को क्या बोल दिए? सेल। और सेल क्या है? सेल इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीन क्या होता है? लिटिल कंपार्टमेंट। ठीक, अब आओ, ऐसे तो मुंह से देख लिए, अगर तुमको एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो कैसे देखोगे? ठीक, तो एक प्याज ले लो। ठीक, एक ऑनियन ले लिए, उसे लॉन्गिट्यूडली काट दिए। ठीक, उसका पील निकाल लो। पील निकाल लिए और उसके बाद क्या करना है? अब उसको स्टेनिंग करना है। ठीक, स्टेनिंग का मतलब क्या हो गया? स्टेनिंग का मतलब हो गया उसको मेनली कलर कर देना। ठीक है, कलर कर दिए। 2 सोल्यूशन यूज़ करते हैं जिसका नाम है सेफ्रिन और आयोडीन सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हम लोग स्टेन किससे करते? तो 2 है यहाँ पे, सेफ्रिन और आयोडीन सोल्यूशन, 2 ही यूज़ होता है। ठीक, क्यों करते हैं हम लोग इसलिए करते हैं ना कि ईजिली जो माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं वो ईजिली विजिबल हो, आराम से डिस्टिंग्विश कर पाएँ, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, कि ये वाला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेनिंग कर देते हैं, मतलब कि कलर कर देते हैं कि ईजिली विजिबल हो जाए अंडर माइक्रोस्कोप में, कि हम लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, तो अगर ये सब अगर देखें तो क्या दिखा? इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिखा। इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिखा, और ये स्ट्रक्चर सिमिलर टू ईच अदर था। ठीक है, वो स्ट्रक्चर एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू सेम था। ठीक, चाहे वो कोई भी प्याज में देखे। ठीक है, और हर एक प्याज में सेम सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा। जो मोटा प्याज हो उसमें भी, जो थिन हो उसमें भी, जो पतला हो उसमें भी, जो बड़ा हो उसमें भी। ठीक है, सब में सेम स्ट्रक्चर दिखा। कैसा? इस टाइप का, जिसमें न्यूक्लियस था और सेल था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, द सेल्स ऑफ द ऑनियन पिल्स आर लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और शेप। उसका साइज और शेप में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। ठीक है, सब में देखें, एक मोटा वाले लिए, एक पतला वाला ऑनियन लिए। ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करने लगे, उसके पिल को ऑब्जर्व करने लगे तो सेम में सिमिलर स्ट्रक्चर दिखा। ठीक है, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये क्या यही बोल देंगे कि यही सेम स्ट्रक्चर हर में मिलेगा? बिल्कुल, यही सेम स्ट्रक्चर सब में मिलेगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हम लोग उसमें बताए थे कि ये स्ट्रक्चर दिखा हमको। ठीक है, अगर हम उसमें से एक उठा के ऐसे रख दिए, ठीक, तो क्या यही सिमिलर स्ट्रक्चर ये है? यही सिमिलर स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, उसी को बोल दिए सेल। ठीक है, क्योंकि हर में सेम मिलेगा, हर एक में सेम मिलेगा, तो वो बोल दिए भाई कि ये सेल है। और सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि हर एक प्याज में, हर एक प्याज में, हर एक प्याज, और इसमें क्या दिख रहा था कि यही एक
सेल दिख रहा था। तो क्या वो बेसिस बना रहा था? हर एक प्याज का बेसिस बना रहा था और स्ट्रक्चर भी बना रहा था। तो बोल दिए कि यही था जो बेसिस एंड स्ट्रक्चरल उस प्याज का बना रहा था। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे ही हमको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। और उसी को बोल देंगे कि भाई कुछ नहीं है, ये सेल है और सेल ही क्या है? बेसिक एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब आओ यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये एक छोटा सा घर है, ठीक। तो ये घर पूरा किस पे डिपेंडेंट है? ये घर डिपेंडेंट है वो बने हुए ब्रिक्स पे। किस पे? ब्रिक पे, ठीक। जैसा ब्रिक होगा वैसा घर होगा। अगर ब्रिक खराब हुआ तो भाई घर भी खराब होगा, ठीक है। अगर ब्रिक टूटेगा तो घर भी टूट जाएगा, ठीक। तो ये ब्रिक के वजह से ये घर टिका हुआ है, ठीक। और क्या यही ब्रिक से हम स्कूल बना सकते हैं? हाँ, यही एक ब्रिक स्कूल बनाने में भी काम में आता है, और यही एक ब्रिक कॉलेज में भी बनाने में काम आता है, और यही ब्रिक एक बिल्डिंग, बड़े से बड़े बिल्डिंग बनाने में काम आता है, और यही एक ब्रिक होटल में भी काम आता है। तो क्या साइज और शेप से डिपेंडेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। साइज और शेप में कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। हर एक में क्या सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा? ब्रिक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्रिक मिलेगा। तो क्या ये ब्रिक ये पूरे स्कूल कॉलेज बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर और बेसिस चीज बन गया? ये ब्रिक स्ट्रक्चरल बना रहा है ना। और ये पूरा किस पे डिपेंडेंट है? स्कूल कॉलेज इस ब्रिक पे ही डिपेंडेंट है। तो ये इसका जिम्मेवारी हो गया इस ब्रिक का। अगर ये ब्रिक खराब बना तो भाई स्कूल कॉलेज भी खराब ही बनेगा, ठीक है। अगर ये ब्रिक खराब मतलब क्वालिटी का हुआ तो स्कूल कॉलेज भी ढह जाएगा थोड़े दिन में, ठीक है। तो ये पूरा डिपेंडेंट किस पे है? इस छोटे से ब्रिक पे। तो वो और उसका स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर रहा है, सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है, ब्रिक पे ही। तो हम लोग बोल दिए कि भाई ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सब इसी पे, इस ब्रिक पे डिपेंड है। वैसे ही ये सेल पे डिपेंडेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ कितना दिन चलेगा या कैसा रहेगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल कैसा होगा, सब किस पे डिपेंडेंट है? सेल पे। तो जैसे कि ये सेल बन गया स्ट्रक्चरल यूनिट, वैसे ही ये ब्रिक देख सकते हो। जैसे कि ये ब्रिक एक डिपेंडेंट है ये सब में, वैसे एक सेल भी एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है। एक ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट होता है? उसके सेल पे। जैसे एक छोटा सा घर डिपेंडेंट है एक ब्रिक पे, ठीक। अब एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना के दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, ठीक है, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर एमसीक्यू या कहीं पे आए फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल, तो कौन साइंटिस्ट किए थे? रॉबर्ट हुक, ठीक। और किस में किए थे? इन कॉर्क सेल में, ठीक। वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप यूज किए थे। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? ज़्यादा एडवांस नहीं, ठीक है, ज़्यादा एडवांस लेंस नहीं यूज हुआ था, तो उसको बोल दिए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और कौन किए थे फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। किस में किए थे? कॉर्क सेल में, ठीक। ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। दूसरा क्या था? दूसरा अगर पूछ दे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन लिविंग सेल, लिविंग सेल में कौन देखा? तो लेवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। कौन से? लेवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट आए, वो देखे किसमें? इन लिविंग सेल। वो क्या किए? वो पॉन्ड वाटर लिए और माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। तो उन फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल इन लिविंग सेल। और ये कॉर्क क्या हुआ था? डेड सेल। मगर लिविंग सेल में कौन किए? लेवेनहॉक। ये इंपॉर्टेंट है, लिविंग सेल में कौन आएंगे? लेवेनहॉक, ठीक है। इन द ईयर किस में? 1674 में। और प्रोटोप्लाज्म क्वाइंड कौन किया? मतलब कि प्रोटोप्लाज्म नाम कौन दिया? तो पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट। पुरकुंजे नाम के साइंटिस्ट क्या किए? क्या दिए? क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक, इन द ईयर 1839। और न्यूक्लियस का डिस्कवर्ड कौन किया? रॉबर्ट ब्राउन। ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। अब याद कैसे रखोगे, ठीक है, तो आओ ट्रिक बताते हैं, ठीक। एल है, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लेवेनहॉक, ठीक। अगर लिविंग सेल दिखते हैं कि फर्स्ट डिस्कवर लिविंग सेल कौन था, तो लेवेनहॉक आ जाएगा। एल फॉर लिविंग, एल फॉर लेवेनहॉक, ठीक। और पुरकुंजे प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकुंजे, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, इससे याद रह जाएगा, ठीक। रॉबर्ट ब्राउन,
एन आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है, एन आ रहा है रॉबर्ट ब्राउन में, तो एन फॉर न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के कौन डिस्कवर्ड किए, रॉबर्ट ब्राउन, एन फॉर न्यूक्लियस, एन फॉर रॉबर्ट। अब हम लोग समझेंगे सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का मतलब क्या होता है। देखो दो साइंटिस्ट दिए सेल थ्योरी, ठीक है, ऐसे तो बोलोगे तीन दिए हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है उनका, स्केलेटन, स्वान और वर्चो, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन कौन दिए, वर्चो, मतलब सेल थ्योरी को एक्सटेंड किए, मतलब कि अपना एक सजेशन दिए, ठीक है। कौन दिए वो सजेशन, वर्चो। सेल थ्योरी बोलता क्या है, सेल थ्योरी बोलता है कि जो भी हो प्लांट एंड एनिमल, हर कोई क्या किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, हर एक में सेम चीज मिलेगा, किससे, सेल। बस वो बोले, कौन बोले, स्केलेटन एंड स्वान। और इसी को क्या बोल दिए कि ये एक थ्योरी बन गया, तो इसको क्या बोल दिए कि ये सेल थ्योरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिए, सेल थ्योरी कौन दिए, स्केलेटन एंड स्वान। कौन से ईयर में, 1838 1830। एक्सप्लेनेशन मतलब बोले क्या सेल थ्योरी के बारे में, कि all the plant and animal are composed of cell and cell is the basic unit of life, ठीक है। इसी को क्या बोल दिए कि यही है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या बोलता है कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको कौन एक्सपेंड किए, वर्चो। और क्या अपना सजेशन दिए, सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि पहले से बनता है सेल, मतलब पहले से ही बना हुआ सेल से कौन बनता है, दूसरा सेल। उसी को क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वो अपना कौन सजेशन दिए, वर्चो। तो एक्सटेंडेड वर्जन अगर पूछ दे तो क्या बोलोगे कि वर्चो, वर्चो सजेस्ट किए कि भाई इसमें ऐड करो, सेल थ्योरी में पॉइंट मेरा ऐड करो, क्या ऐड करो कि डेट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी कौन दिया, स्केलेटन एंड स्वान। क्या बोले सेल थ्योरी में कि ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको एक्सपेंड कौन किए, मतलब इसको एक्सपेंड कौन किए, वर्चो। और सजेशन क्या दिए अपना कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हर एक दूसरा सेल किससे बनता है, पहले के थ्रू। उसी को क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब आओ, जब एडवांस माइक्रोस्कोप हुआ, ठीक है, मतलब एडवांस लेंसेज आया, तो एडवांस माइक्रोस्कोप बना, तो हम लोग और भी ऑर्गेनिज्म देखने लगे। और बहुत सारा ऑर्गेनिज्म लेके हम लोग माइक्रोस्कोप में देखने लगे। तो बहुत सारा देखा कि भाई ये तो यूनिसेल है, मतलब कि एक ही सेल से बना हुआ सेल को क्या बोलते हैं, यूनिसेल। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल से होल ऑर्गेनिज्म बना दिया उसको बोल दिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ कि वो मल्टी सेल है, मतलब वो मल्टीपल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या बोल दिया, मल्टीपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका एग्जाम्पल यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्वेंशन हुआ एडवांस मैग्नीफाइंग लेंसेज से, तो एडवांस माइक्रोस्कोप बना और उससे हम लोग देखना स्टार्ट किए। तो दो तरह का ऑर्गेनिज्म देखा, यूनिसेल्ड और मल्टी सेल्ड। यूनिसेल्ड का मतलब क्या हो गया, सिंगल सेल से होल ऑर्गेनिज्म बना, और यहाँ पे मल्टी सेल से होल ऑर्गेनिज्म बना। और उसी को क्या बोल दिए, इसको बोल दिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टी सेल बना उसको क्या बोल दिए कि ये मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, कैलेमडोमोनास और बैक्टीरिया। ये क्या है, पूरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल। मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल का क्या है, एनिमल, प्लांट और फंजाई। इसका अब याद कैसे रखोगे, तो इसका याद करने का एक ट्रिक है, तुम अपना भी बना सकते हो ये ट्रिक, ठीक है। बाप चालाक होता है, तुम्हारा बाप या किसी का भी बाप क्या होता है, अपने बच्चे से चालाक ही होता है, ठीक। तो क्या होगा, बाप, बी फॉर बैक्टीरिया, ए फॉर अमीबा, पी फॉर पैरामीशियम, और चालाक का मतलब क्लैम्नोडोमोनास, ठीक है। तो बाप क्या होता है, चालाक होता है। तो इससे याद रखने का बस एक तरीका है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है, आप बहुत फन है, मतलब आप में बहुत फन है, होता है ना कि अरे आप तो बड़ा फनी हो। तो आपका मतलब ए पी मतलब एनिमल, प्लांट और फंजाई, ठीक है। तो इससे याद रख सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ पॉइंट लिखे हैं तुम्हारे बुक में, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। जैसे कि बता दे रहे हैं कि शेप और साइज रिलेटेड होता है क्या, फंक्शन के। कैसा शेप हो, कैसा उसका साइज हो, किससे रिलेटेबल है, वो सेल का फंक्शन पे। ठीक है, बहुत सारा सेल इलोंगेटेड होता है, बहुत सारा सेल सर्कुलर होता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि सेल कैसा कौन सा परफॉर्म करता है। जैसे अमीबा हो गया ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका कैसा शेप है, चेंजिंग शेप है। क्यों उसका चेंजिंग शेप? इसलिए क्योंकि वो चेंजिंग शेप उसका क्या हेल्प करता है, इंडोसाइटोसिस के लिए। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल को अंदर ले लेना, और एक्सोसाइटोसिस क्या होगा, जो अंदर वाला मटेरियल उसको बाहर कर देना। ठीक है, तो वो अमीबा का इसलिए चेंजिंग शेप होता है। ठीक है, चेंजिंग शेप। और किसी का फिक्स्ड और पिक्यूलियर शेप होता है, मतलब शेप फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड और पिक्यूलियर शेप होता है। जैसे कि नर्व सेल। कौन सा सेल? नर्व सेल। नर्व सेल कैसा होता है दिखने में, बता दे रहा हूँ। ये ऐसा रहा, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह का हो गया नर्व सेल। ठीक है, इस तरह से दिखने, और ये हर एक ब्रेन सेल में मिलता है, और सब में ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा तुमको। ठीक है, और डिफरेंट, अब बॉडी का फंक्शन देख लो, डिफरेंट बॉडी पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट, जैसे आँख क्या कर, आँख का काम क्या है, देखना। हैंड का काम क्या है, हैंड का काम क्या है, इधर उधर कुछ भी करना। पैर का काम क्या है, चलना। माउथ का क्या काम है, बोलना। वैसे ही हर एक ऑर्गन, हर एक स्टमक का क्या काम है, डाइजेशन करना। बॉडी का हर एक डिफरेंट पार्ट परफॉर्म क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन। वैसे ही हर एक सेल या सेल ऑर्गेनल क्या परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन। तो देयर इज अ क्लियरली डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये हो गया कि हर एक सेल का अपना काम दिया गया हो पहले से ही। ठीक है, कि भाई तुम यही काम करोगे, तुम यही काम करोगे। ठीक है, तो उसी को बोल दिए देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर एक सेल को अपना काम पहले से ही दिया गया है कि तुम यही काम करना है। ठीक है, तो यही लिखे हुए डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हो गया कि हर एक चीज़ें पहले से ही फिक्स किया गया कि भाई तुम यही काम करोगे, तुम वो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि सेल ऑर्गेनल ले ले, हर एक बहुत सारा सेल ऑर्गेनल है जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी बनाना। ठीक है, लाइसोसोम क्या करता है, सेल को साफ करता है। तो हर एक सेल ऑर्गेनल हर एक परफॉर्मेंस डिफरेंट कर रहा है, परफॉर्म डिफरेंट कर रहा है। ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम करना है, ट्रांसपोर्ट करना। तो हर एक चीज़ हर एक डिफरेंट है ना। तो वैसे ही डिवीज़न ऑफ क्लियरली डिफाइन किया है कि हर एक मतलब कि फंक्शन है। ठीक, फिर क्या है, सेल के अंदर होते हैं क्या, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, जो सेल को क्या करते हैं, सेल को जीवित रखते हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल का वजह से ही अपना सेल जो है ना वो स्पेसिफिक फंक्शन कर पा रहे हैं। ठीक है, किसके वजह, सेल ऑर्गेनल। और वो होता क्या है, सेल के अंदर। ठीक है, वो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर क्या हो गया, सेल, और सेल के अंदर क्या हो गया, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, इस सेल हैज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नॉन एज सेल ऑर्गेनल। क्या कहते हैं उसको, सेल ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, और ये देखो ये क्या है, ये एक सेल है। ठीक, उसमें क्या है, देखो ये सेल ऑर्गेनल है, क्या है, सेल ऑर्गेनल जो दिख रहा है। ठीक है, तो इन द सेल देयर इज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नॉन एज सेल ऑर्गेनल। ठीक, ये सेल ऑर्गेनल का स्पेशल फंक्शन होता है क्या, या तो ये क्लियर सेल करेंगे, ठीक है, क्लियरिंग करेंगे सेल का, या तो वो मेकिंग न्यू मटेरियल बनाएंगे, मेकिंग न्यू मटेरियल और क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट फंक्शन बिकॉज ऑफ इट सेल ऑर्गेनल। किसके वजह से एक सेल जीवित है, सेल ऑर्गेनल का वजह से। तो यही बोला है, सेल अपना काम कैसे कर पा रहा है, सेल ऑर्गेनल का वजह से। ठीक है, क्योंकि सेल ऑर्गेनल उसके अंदर है, वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है, मतलब कुछ मटेरियल बनाता है जो कि सेल को जीवित रखता है। तो वही लिखा, सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट फंक्शन बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनल। अगर सेल ऑर्गेनल नहीं अच्छा से काम करेगा तो सेल भी
बर्बाद हो जाएगा, अच्छे से वो भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सब यही लिखा गया है। ठीक, इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट है, यही कि अमीबा का चेंजिंग शेप होता है, नर्व सेल का फिक्स होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर किया गया है, सेल ऑर्गेनल का 2 परफॉर्मिंग फंक्शन है, मेकिंग न्यू मटेरियल और क्लीनिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, देख लो। अब हम लोग वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में अंदर में पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन गैस को भी परमिट करता है एक्सचेंज करने में, जैसे कि CO2 और O2 को। ठीक है, तो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न कैसा प्रोसेस है, डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है ना, वो तब टुक प्लेस होता है, मतलब तभी होता है जब किधर से किधर होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। उसको क्या बोल देंगे कि उसी को बोल देंगे डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न कहाँ से होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो गैस लाइक CO2 एंड O2, देखो गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। किस प्रोसेस से होता है गैस का ट्रांसफर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता क्या है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जो खुद अपने आप हो उसको क्या बोल देंगे, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो अगर कोई पूछ दे डिफ्यूजन का डिफिनेशन क्या बोलोगे, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन इज नॉन एज डिफ्यूजन। अब CO2 का और O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देख लो। O2 सेल यूज़ कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये इज यूज़फुल है। O2 सेल यूज़ करेगा तो अंदर में क्या होगा, O2 का कमी, और बाहर O2 क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा, O2 हाई, और यहाँ पे O2 क्या है, लो। तो कहाँ से कहाँ होगा डिफ्यूज़न O2 का, बाहर से अंदर की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो वही O2 कहाँ गया, बाहर से अंदर। फिर से समझो, क्योंकि सेल यूज़ कर रहा है O2 को, क्या कर रहा है, सेल यूज़ कर रहा है O2 को, तो O2 अंदर में क्या हो गया, कम। क्यों हो गया कम, क्योंकि सेल यूज़ कर रहा है। ये क्या है, ये एक सेल है। ठीक है, तो ये यूज़ कर रहा है, और O2 बाहर में क्या हो गया, ज़्यादा। अंदर कम, बाहर ज़्यादा, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो बाहर से अंदर की तरफ होगा। ठीक, अब आ जाओ CO2। CO2 क्योंकि वेस्टफुल प्रोडक्ट है जो अंदर बन रहा है, क्यों, काम कर रहा है सेल, काम कर रहा है ना सेल अंदर में, तो O2 तो यूज़ कर रहा है मगर CO2 अपना इकट्ठा कर रहा है अंदर। तो CO2 का क्या कंसंट्रेशन अंदर में हो गया, ज़्यादा। क्या हो गया, ज़्यादा, हाई, और बाहर कम। तो कहाँ से कहाँ होगा, हाई से लो। तो अंदर से बाहर की तरफ CO2 को फेंक देगा, क्योंकि CO2 एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि CO2 का कोई काम नहीं अंदर, तो इसको क्या करेगा, बाहर। जो कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़े थे कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, और वेस्टफुल प्रोडक्ट को बाहर करेगा और यूजफुल प्रोडक्ट को इन करेगा। तो O2 यूजफुल प्रोडक्ट था, क्योंकि सेल यूज़ करता है तो अंदर लिया, और CO2 क्या है, वेस्टफुल प्रोडक्ट, तो CO2 को बाहर कर दिया। ठीक है, अब वाटर का भी है ना, वाटर सबका भी ट्रांसपोर्ट किस प्रोसेस के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ही। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। और लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है कि इट ऑलवेज टुक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन सब्सटेंस का रहा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा किसके तरफ, लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस की तरफ। ठीक है, या लो कंसंट्रेशन मीडियम की तरफ, हाई कंसंट्रेशन मीडियम टू लो कंसंट्रेशन मीडियम होगा डिफ्यूजन में। ठीक है, अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या होगा, देखो ऑस्मोसिस जनरली पैसेज ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमिएबल। देखो इसका डिफ्यूजन से ही मिलता जुलता डिफिनेशन है, यहाँ भी हाई कंसंट्रेटेड लो कंसंट्रेशन, यहाँ भी हाई कंसंट्रेशन टू लो, एक्स्ट्रा क्या आया, थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और किसका होता है, पैसेज ऑफ वाटर। ठीक है, पैसेज ऑफ वाटर होता है।
वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रीजियन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का डिफिनेशन कोई पूछ दे तो क्या बोलोगे? ऑस्मोसिस का डिफिनेशन सिंपली बोल देगा कि वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस का डिफिनेशन पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस का अगर एग्जाम्पल पूछ दे क्या होगा? स्वेलिंग ऑफ अ वुडन का फूलना ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। या प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जो प्लांट सेल होता है ना, छोटा छोटा सेल प्लांट के अंदर, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही उसमें वाटर आता है, ठीक है। और रूट का एब्जॉर्प्शन, जो रूट होता है ना, ये देखो, ये रूट रहा, ये प्लांट रहा, कोई मान लो ये प्लांट है कोई, ठीक है, क्या है? प्लांट, और ये उसका रूट, और यहाँ पे पानी है तो इसके थ्रू के ये अपना रूट है, ठीक है। तो रूट किससे होगा? ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अपना अंदर लेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही स्टडी करेंगे कि अगर कोई भी सेल को या तो सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, मतलब क्या दिखने को मिलेगा, वो देखने वाले हैं, ठीक है। क्या देखने वाले हैं कि क्या होगा उसका कुछ देर बाद, ठीक है। तो अगर हम कोई भी सेल को डाल देते हैं शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन में, या तो पॉसिबिलिटी बनता है तीन चीज़ होने का, ठीक है। या तो सेल वो फूल जाएगा, ठीक है, मतलब ग्रो इन साइज कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, या तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, जैसा का तैसा रहेगा, ठीक। या तो वो श्रिंक कर जाएगा, मतलब कि पहले से साइज उसका छोटा हो जाएगा, श्रिंकेज का मतलब साइज छोटा हो जाना, या तो वो हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी तीन ही है, कैसे होगा वो समझते हैं, ठीक है। अगर हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाल दिए, हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया? हाइपोटोनिक का मतलब हो गया कि उसका वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कहाँ से कहाँ होगा फ्लो? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अंदर क्योंकि लो कंसंट्रेशन है किसका? वाटर का। तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा वाटर का? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो क्या होगा? सेल ग्रो कर जाएगा, मतलब सेल स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा, सेल स्वेल इन साइज, ठीक है। अगर सराउंडिंग मीडियम को हम सेम रखते हैं, कैसा? सराउंडिंग मीडियम सेम एज इनसाइड, मतलब आउटसाइड जो सेल है, जो इनसाइड सेल का कंसंट्रेशन है, मतलब जो है वो सराउंडिंग का भी है, तो क्या होगा? सेल रिमेन सेम, मतलब ना ही उसका ग्रो करेगा साइज, ना ही उसका श्रिंक करेगा। अब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिए, मतलब कि लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कहाँ है? इस पे, ठीक है। सराउंडिंग में क्या है? लेस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, और अंदर में क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो कैसे होगा वाटर का फ्लो? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जो बाहर जो अंदर वाला था वो कहाँ चल जाएगा? बाहर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा जाए, तो सेल श्रिंक इनसाइड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो पूछा जाएगा तुमको कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो। तो हाइपरटोनिक में क्या होगा? सेल श्रिंक इन साइज। हाइपोटोनिक में क्या होगा? सेल स्वेल इन साइज। मीडियम सराउंडिंग द सेल कैसा रहेगा? हाई वाटर कंसंट्रेशन। अगर हाई वाटर कंसंट्रेशन बाहर आ तो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर था, अंदर लेस हुआ, तो हाई कंसंट्रेशन तो बाहर की तरफ से अंदर आया और सेल ग्रो कर गया साइज में। और यहाँ पे बाहर का लेस कंसंट्रेशन, मतलब कि बाहर में वाटर का कंसंट्रेशन कम था और अंदर बहुत वाटर था, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर था। तो वाटर का फ्लो कहाँ से होगा? हाई कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। तो हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर फ्लो होगा, ऐसे सेल श्रिंक कर गया साइड में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और एक चीज़ मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, क्यों शो करता है? क्योंकि वो लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ होता है। और यही फ्लेक्सिबिलिटी क्या हेल्प करता है? किसे हेल्प करता है? अमीबा को हेल्प करता है।
किसके लिए? इंडोसाइटोसिस के लिए। इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल बाहर में है वो उसे अंदर ले लेता है, मतलब एक तरह से फूड ले लेता है अंदर, फूड इनगल्फिंग करता है। कौन? अमीबा। उसको क्या बोल देंगे? इंडोसाइटोसिस बोल देंगे। और ये किस किस लिए हो पाया? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। जैसे कि देख लो, ये हम अमीबा बना दिए, क्या है ये? अमीबा। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, ये क्या है? अमीबा है। ये अमीबा, ये फ्लेक्सिबल है, तो ये क्या करेगा? इंडोसाइटोसिस करेगा। अब ये मान लो कोई फॉरेन फूड है, ठीक है, अब ये इसको अंदर ले लेगा। कैसे? ऐसे देखो, ये रहा अंदर। ठीक, देखो ये अब इसी को क्या करेगा? ऐसे कर देगा। तो ये फॉरेन पार्टिकल था, बाहर था पहले, अब अंदर हो जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा ऐसे। ये क्या हो गया? इंडोसाइटोसिस हो गया। क्या हो गया? इंडोसाइटोसिस। और ये किस क्यों हुआ? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। क्यों फ्लेक्सिबल है? क्योंकि ये लिपिड प्लस प्रोटीन से बना हुआ है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है, ठीक, दैट्स वाई इट इज फ्लेक्सिबल। तो ये रहा। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म कर चुके थे, ठीक है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। बना किससे होता है? किससे होता है बना? लिपिड प्लस प्रोटीन से, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होता है। तो वैसे ही हम हेडिंग डाल दी है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन के बाहर हर वक्त एग्जिस्ट करेगा। सेल वॉल का बाहर एग्जिस्ट करेगा कौन? सेल वॉल। और ये प्रोवाइड क्या करेगा? ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। बट सेल वॉल क्या करेगा? प्रोवाइड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ठीक है। और और क्या सेल वॉल प्रोवाइड कर सकता है? और ये बहुत सारा है ना हार्श कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करता है, बहुत सारा हार्श कंडीशन में। क्यों? क्योंकि इस पे सेलुलोज नाम मटेरियल से बना हुआ होता है, जो कि बहुत कम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है? मेड अप ऑफ सेलुलोज। इंपॉर्टेंट है, किससे बना हुआ रहता है? सेलुलोज का बना। और प्रोवाइड क्या करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अब प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे डिफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या? प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है? अगर प्लांट सेल में श्रिंकेज हो, श्रिंकेज कैसे होगा? जब वो अपने सेल से लूज करेगा वाटर। वही लिखा हुआ, अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। देखो ये सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है। और इससे क्या हुआ? देखो इसका कंटेंट क्या होगा? सेल अवे फ्रॉम दी, सेल वॉल के अवे हो गया, तो इसी का फेनोमेना को क्या बोल दें कि इसका प्लाज्मोलाइसिस हो गया। अब वाटर निकला, किसी भी चीज़ तुम देख सकते हो, किसी चीज़ से वाटर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? ऐसे छोड़ेगा, उससे छोड़ देगा, ठीक है, स्किन छोड़ेगा। तो वही यहाँ पे क्या हुआ? सेल है ना अवे फ्रॉम द सेल वॉल हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे? प्लाज्मोलाइसिस बोल देंगे, ठीक है। और ये प्रोवाइड क्या करता है? दूज हु हैव सेल वॉल कैन विथस्टैंड मेनी हार्श चेंजेस इन द सराउंडिंग। बता चुके हैं कि सेल वॉल क्या करेगा? बहुत सारा हार्श कंडीशन या हार्श टेम्परेचर में सर्वाइव करने का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है? तो ये इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। किस में एब्सेंट होगा? ए फॉर एब्सेंट, ए फॉर एनिमल सेल, ठीक है। सेल वॉल किस में एब्सेंट होगा? एनिमल सेल में। और प्रेजेंट प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया में। अब जैसे कि बोले थे कि बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन पुअरली डेवलप ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वहां पे क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब आ जाओ वायरस के बात करते हैं, ठीक है। वायरस क्या होता है? वो एक ऐसा है ना, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होता है, और वो क्या करेगा? आउटसाइड रहेगा तो वो डेड की तरह होता है। वायरस सुने होगा ना वायरस। तो वो जब आउटसाइड इन्वायरमेंट रहेगा ना, मतलब सेल में अगर ना आया हो, ठीक है, एकदम पड़ा पड़ा रहता है, ठीक है, तो एकदम
देखोगे तो लगेगा क्या वो डेड है। और ठीक जैसे ही वो तुम्हारे बॉडी के अंदर आ गया, जैसे ही सेल का अंदर बॉडी में एंट्री हुआ, ठीक, तो उसके पास तो कुछ रहता नहीं, आराम से अंदर आया चुपके से, और क्या किया, सेल के अंदर घुसे क्या किया, डीएनए को वो अपने में जोड़ लिया, और जैसे ही जोड़ा वो अपना क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, वो अपना खुद का सेल बनाना स्टार्ट को, वो पूरा सेल में क्या करेगा, वो एकदम क्या करते हैं वायरस, वो अब कंट्रोल में ले आते हैं किसको, वो सेल को। अब जैसे ही कंट्रोल में आ गया, अब वो सेल अपना खुद बनाने लगा, तो आउटसाइड क्या बिहेव किया, आउटसाइड बिहेव करेगा डेड की तरह, और इनसाइड कैसा करेगा, इनसाइड बिहेव एज अलाइव। ठीक है, ये इसका वायरस का खास बात है, इसलिए वायरस क्या होता है, डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि हमारा वो जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसे पहचान ही नहीं पाता है, क्योंकि इसके पास कुछ होता ही नहीं, कुछ सिग्नेचर ही नहीं आता है। जैसे ही बॉडी के अंदर आया, बोलता है भाई मैं तो जिंदा हूं ही नहीं, मैं तो डेड हूँ। अंदर चला आया, अब वो चालाकी क्या करेगा, चालाकी करेगा, चालाकी करते हुए क्या करेगा, वो सेल को बेवकूफ बना देगा, और वो अपना डीएनए खुद जोड़ लेगा और अपना सेल बनाना स्टार्ट कर देगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, अपने कंट्रोल में ले आएगा सेल को। ठीक है, तो ये काम किसका है, वायरस का काम है। ठीक, साइटोप्लाज्म क्या होता है, कुछ नहीं, एक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या रहते हैं, सेल ऑर्गेनल रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, लाइसोसोम किसमें रहता है, सब साइटोप्लाज्म में रहता है, मतलब एक तरह से तैरता है। ठीक है, और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिससे सेल जीवित रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, कंटेन सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो यही है। और ये न्यूक्लियर का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं है, न्यूक्लियर रीजन बहुत इल डेवलप्ड होता है, किसमें, बैक्टीरिया में, पहले ही बता चुके हैं। प्रोकैरियोट में इल डेवलप्ड होता है, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और कंपोज किसका रहा था, कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या बोलते हैं उसको, बोल दिए न्यूक्लियॉइड। ठीक है, कुछ होता नहीं, बस बहरूपिया है न्यूक्लियस का, होता कुछ नहीं, बस बहरूपिया है न्यूक्लियॉइड। ठीक, तो बस तो हम लोग न्यूक्लियस खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में। इतने बार सुन लिए होंगे मेरे मुंह से कि सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, कितने बार बोले होंगे, ठीक है, लेक्चर के थ्रू। तो सेल ऑर्गेनल हम लोग समझने जा रहे हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनल पहले कितने तरह का होता है वो देख लो, कितने तरह का होता है। पहला क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा, बताओ, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होता है गोल्जी बॉडी। तीसरा होगा लाइसोसोम। चौथा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद प्लास्टिड, उसके बाद वैक्यूल। ठीक है, छठा, छठा क्या होगा, वैक्यूल। तो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पांचवा प्लास्टिड, छठा वैक्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, ये नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ये मटेरियल का आना जाना, कहाँ से कहाँ तक ले जाने का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। गोल्जी बॉडीज का क्या काम है, गोल्जी बॉडीज का काम है पैकेजिंग करना। अब यहाँ मटेरियल देखो, मटेरियल बना, सब कुछ कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में। और ट्रांसपोर्ट कौन किया, एंडोप्लाज्मिक। अब जो ट्रांसपोर्ट किया मटेरियल, उसको पैकेजिंग भी तो होता है, पैकेजिंग भी तो मांगता है। तो गोल्जी बॉडीज क्या करेगा, पैकेजिंग का काम कर। और लाइसोसोम क्या काम करता है, क्लीनिंग का काम, सेल को अंदर से क्लीन करता है, कौन, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिड कलरिंग प्रोवाइड करता है, कलर हो गया, ये सब प्रोवाइड करता है, कौन, प्लास्टिड। उसमें भी आता है बहुत सारा चीज, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जनरली क्या होता है, कलरिंग प्रोवाइड करता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। और वैक्यूल क्या हुआ, वैक्यूल, वैक्यूल स्टोर करता है मटेरियल, पानी, वाटर, वाटर हो गया, अमीनो एसिड, कौन स्टोर करता है, वैक्यूल। ठीक है, अब ये तो हम ऐसे ही बता दिए। अब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये तुम जनरली देखोगे नेटवर्क को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा, नेटवर्क एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और एल्सो शीट लाइक स्ट्रक्चर भी दिखने को मिल जाएगा। कैसा दिखने को मिल जाएगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, दो टू टाइप के होते हैं,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, फैट मॉलिक्यूल बनाएगा और लिपिड मॉलिक्यूल बनाएगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग करेगा, प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम होता है, वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या नहीं होता है, राइबोसोम एब्सेंट होता है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो क्या प्रोटीन बनाएगा, हाँ बिल्कुल, राइबोसोम क्या काम में आता है, प्रोटीन बनाने में काम आता है। तो राइबोसोम अगर रहा तो प्रोटीन बनाएगा, अगर राइबोसोम रहा तो उसको क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम में आएगा, फैट मॉलिक्यूल प्लस लिपिड बनाने में काम आएगा, ठीक है। और ये प्रेजेंट इन एक्टिव सेल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें दिखने को मिलेगा, जो एक्टिव सेल होगा उसमें दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन पहले ही बोल दिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, तो यही यहाँ पे लिख दिए, इट सर्व्स एज अ चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि ये लाइन का मतलब हम बता दें, ये जैसे कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ऐसे ही जुड़ा रहता है, ठीक। अब और ये रहा सेल, ये रहा सेल। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे प्रोवाइड करेगा, देखो यहाँ बना ऐसे, ठीक है, तो यही बोला है कि या तो वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तो ऐसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे प्रोवाइड करेगा, तो ये बोलेगा या वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, या तो अब यही एक थोड़ी है, बहुत सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, कोई इधर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, तो यही है, या तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू प्रोवाइड करेगा या तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग सेल ऑर्गेनल में ईआर खत्म कर चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी बॉडीज को गोल्जी अपार्टस बोला जाता है, ठीक है, गोल्जी अपार्टस, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम बता रहे हैं, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट आए, वो देखें गोल्जी बॉडीज का। गोल्जी बॉडीज का मेनली काम क्या है, मेनली उसका काम है पैकेजिंग करना। जैसे फैक्ट्री में कुछ भी चीज बनता है, ठीक है, तो उसका क्या किया जाता है, फैक्ट्री में बना, उसका कोई मशीन उसको रिसीव करता है, फिर क्या करता है, उसको पैकेजिंग करता है, पैकेजिंग करके क्या करता है, उसको डिस्पैच कर देता है जहां उसको जरूरत होता है, जहां भेजना रहता है, जहां डिमांड रहता है, वो पैकेज को वहां पे भेज भेज दिया जाता है। तो सेम काम गोल्जी अपार्टस का भी यही है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, गोल्जी अपार्टस पैकेजिंग करेगा, किसका करेगा, जो ईआर मटेरियल बना चुका है, ईआर बनाया, ठीक है, ईआर से जो मटेरियल बना उसको क्या करेगा, गोल्जी बॉडी रिसीव करेगा, रिसीव किया एक एंड से, अब उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करके क्या करेगा, उसका डिलीवरी करेगा, मतलब डिस्पैच कर देगा, ठीक है, जहां टारगेट रीजन में जहां जरूरत होगा। तो ये गोल्जी बॉडीज क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल है, मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक, तो इसी को बोल दिया मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल। और क्या होता है, अरेंज पैरेलली होता है, देखो ऐसे ऐसे अरेंज होता है, स्टैक टू ईच अदर, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसी को स्टैक को क्या बोलते हैं, कॉल्ड सिस्टर्न्स, उसको क्या बोल दिए, सिस्टर्न बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फंक्शन, इसका क्या है, मटेरियल दैट इज सिंथेसाइज्ड इन ईआर इज रिसीव्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड इट इज मॉडिफाइड एंड पैकेज एंड देन डिस्पैच टू वेरियस टारगेट, जो कि बता चुके हैं हम, ठीक है, कि जो मटेरियल ईआर बनाया वो रिसीव्ड करेगा कौन, गोल्जी बॉडी। ईआर बनाया, देखो ईआर बनाया, रिसीव्ड किया कौन, गोल्जी बॉडी, उसके अंदर क्या किया, उसका मॉडिफिकेशन किया, फिर क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा, फिर क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा, ठीक, एकदम बिल्कुल फैक्ट्री की तरह। जैसे फैक्ट्री में कुछ चीज बना, उसको क्या होगा, उसके बाद कोई मशीन उसको पैकेजिंग करेगा और जहां जरूरत होगा वहां डिलीवरी कर देगा, ठीक है। तो यही काम करता है गोल्जी बॉडीज, ठीक।
बस। तो ये फंक्शन, उसका काम याद रखना, और सिस्टर्न किसको कहता है उसको याद रखना। ठीक, अब आ जाओ हम लोग तीसरे ऑर्गेनल का बात करते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? कुछ नहीं है। क्या लाइसोसोम क्या है? कुछ नहीं है। वो जनरली डस्टबिन है। मतलब कि क्या काम करता है? एकदम वेस्ट जितना भी कुछ रहा उसमें डाल दो, सब कुछ डाइजेस्ट होगा। इसमें एकदम भयंकर सा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि गला देता है सबको। ठीक है, गला देता है। ठीक, फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन पार्टिकल का मतलब जैसे कि बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, कोई फूड आ गया, तो उसको क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा। आपने डिसॉल्विंग का काम करता है। और डिसॉल्व कौन करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम जिसके उसके अंदर रहता है। ठीक, और क्या करेगा? क्लीनिंग अप ऑफ सेल, सेल को साफ सफाई करने में काम आता है। सेल साफ सफाई कैसे करेगा? वही डाइजेस्ट करके। ठीक, अब मान लो, और क्या होता है, मान लो किसी भी कारणवश, ठीक है, कोई भी सेल डिसफंक्शन हो गया, मतलब कि काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वो डेड हो जाएगा। मान लो कोई सेल डेड हो गया या डिसफंक्शन हो गया, तो क्या करेगा लाइसोसोम? भाई लाइसोसोम क्या करेगा? खुद अपने आप को क्या करेगा? बस्ट कर लेगा। अब उसके अंदर क्या होता है? अब उसके अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे ही बस्ट किया, खुद बस्ट हो गया, अब डाइजेस्टिव एंजाइम फैल गया। फैल करेगा तो जो सेल खराब रहेगा वो क्या करेगा? खुद ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ अ सेल भी बोला गया। मतलब खुद ही बस्ट कर दिया, खुद ही सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड बैग ऑफ अ सेल बोल दिया। ठीक है, तो वही लिखे हैं। लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। मतलब लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड। इस पे भी मेम्ब्रेन लगा हुआ होता है। ठीक, ईआर में भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन होता है। इट इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें क्या है? डस्टबिन की तरह। मतलब कि जो मटेरियल इसको खराब उराब जो भी रहा उसमें डाल दो, सब कुछ गला देगा। मतलब सब कुछ डाइजेस्ट कर रहा है। हेल्प इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज वर्न आउट सेल। मतलब खराब हुआ सेल सबको क्या करेगा? डाइजेस्ट करके क्लीन कर देगा। इट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या कंटेन करता है? पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक, व्हेन सेल गेट डैमेज्ड, lysosome burst and digest their own cell. That's why lysosome is also known as suicide bag of a cell. ठीक है, इसलिए लाइसोसोम का क्या बोला जाता है? सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। ये इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग ऑफ अ सेल कोई पूछ दे क्यों बोला जाता है लाइसोसोम, क्यों? क्योंकि बोलोगे कि किसी भी कारणवश, ठीक है, वो सेल डिसफंक्शन हो गया, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक, तो वो सेल हो जाएगा डेड। अब डेड हो जाएगा तो क्या करेगा लाइसोसोम? खुद अपने आप को बस्ट कर लेगा। बस्ट करेगा तो उसके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, वो फैल जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे वो गला देगा और उस सेल को पूरा ही डाइजेस्ट हो जाएगा उस डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से। इसलिए उसको बोल दिए सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये लाइसोसोम और ये गोल्जी बॉडीज के बारे में। गोल्जी बॉडीज का काम क्या है? पैकेजिंग का काम। क्या करेगा? पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा, डिस्पैच करेगा। बस यही काम है किसका? गोल्जी बॉडीज का। और ये मेम्ब्रेन बाउंड वैसे कल एक दूसरे के स्टैक रहेगा, मतलब एक के ऊपर उसी स्टैक को क्या बोल देंगे? सिस्टर्न्स। उसी को क्या बोल देंगे? सिस्टर्न्स। तो ये तुम्हारा गोल्जी बॉडीज खत्म और ये लाइसोसोम खत्म। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बारे में। देखो जैसे कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेल ऑर्गेनेल में क्या क्या, लाइसोसोम पढ़ चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ चुके हैं, गोल्जी बॉडीज पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे तुम सुने होगे बहुत के मुंह से, या तुम भी जानते हो, क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी बना के। एटीपी क्या है? एक करेंसी है। करेंसी किसका है? एनर्जी का है। ठीक, तो इसी को बोलते हैं इट इज एन करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? एटीपी को। ठीक, और ये प्रोवाइड क्या करते हैं सेल को? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब एटीपी को बनाने में काम आता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे कि सेल जो वेरियस एक्टिविटी, केमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसमें हेल्प हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एक्टिविटी करते हैं उसमें एनर्जी चाहिए होता है, तो एनर्जी कौन दे? तो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होते हैं दो, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों होता है? क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए किसका? एटीपी प्रोडक्शन
का, ठीक है, इसलिए वो क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं। इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टा बोलते हैं, ठीक। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जिसके पास खुद का डीएनए, ठीक है, और खुद का राइबोसोम है, मतलब वो खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है, उसको किसी को जरूरत नहीं, ठीक है, वो खुद अपना प्रोटीन बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम है, ठीक। ये 3-4 पॉइंट याद रखने का, ठीक। तो क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो भी वेरियस सेल एक्टिविटी करते हैं, केमिकल एक्टिविटी, तो उसमें एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। टू मेम्ब्रेन होता है, आउटर जो कि पोरस होता है, इनर जो कि फोल्डेड होता है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। और क्या बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट्स ओन डीएनए प्लस राइबोसोम, सो इट कैन प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से इन्वर्टर की तरह काम करता है। घर का इन्वर्टर देखो, वो क्या करते हैं, इन्वर्टर जब लाइन चला जाता है तो लाइट चला जाता है, मतलब मेन लाइन से चला जाता है, तो क्या वो काम में आता है, वो इन्वर्टर अपना बल्ब और फैन चलाने में, अगर वो इन्वर्टर बंद हो जाए तो क्या लाइट जलेगा? नहीं जलेगा। तो बस यही माइटोकॉन्ड्रिया एक इन्वर्टर के रोल प्ले करता है, किसमें, सेल में, ठीक। अब आ जाओ प्लास्टिड के बाद। प्लास्टिड देखो ओनली किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में, ठीक। प्लास्टिड प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। 3 तरह का प्लास्टिड हम लोग जानते हैं होता है, क्यों, क्या, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट होता है, वो क्या कर सिंथेसाइज करता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सुक्रोज, मतलब शुगर, ठीक है, वो ग्लूकोज बना देगा। सनलाइट से ग्लूकोज बना देगा कौन, क्लोरोप्लास्ट। और होता है कैसा, ग्रीन इन कलर, उसमें ग्रीन पिगमेंट दिखने को मिलेगा। क्रोमोप्लास्ट में वेरियस कलर, मतलब एक पेंट बॉक्स की तरह है, ठीक है। ये क्या काम में आता है, वो कलरफुल, मतलब ब्यूटी प्रोवाइड करता है। फ्लावर जो इतना सुंदर दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और फ्रूट का कलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट वहां पे होता है, ठीक है। फ्रूट का कलर होना या फ्लावर का कलरफुल दिखना किसका, किस वजह से है, क्रोमोप्लास्ट का, मतलब एक तरह से मेकअप की तरह है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट एक तरह पेंट बॉक्स की तरह है भाई। कौन सा, ये येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब किस में रहता है, क्रोमोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है, वो क्या है, स्टोरेज का काम। अब इसका कुछ है ही नहीं काम, तो क्या होता है, कलरलेस होता है, स्टोर करता है, जो भी बना दिया वो स्टोर करके रखता है। ल्यूकोप्लास्ट जो कि रूट में देखने को मिलता है, प्लांट के कहाँ पे मिलता है, रूट में दिखने को मिलता है, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट क्या बोल देंगे, ग्रीन कलर होता है, यूज सनलाइट टू मेक फूड, ठीक है, ग्लूकोज। क्रोमोप्लास्ट में क्या, कंटेन कलरफुल पिगमेंट लाइक रेड, येलो, ऑरेंज, ठीक। इट प्रोवाइड कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर। क्या करेगा, फ्रूट एंड फ्लावर को कलर प्रोवाइड कर देगा। और गेट स्टोर, ठीक है, कलरलेस होता है। फ्रूट देख लो, जैसे कि कलरलेस होता है, फ्रूट होगा कलरफुल, क्यों, क्लोरोप्लास्ट होता है। फ्लावर होता है, क्यों, कलर ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। और ये भी इंपॉर्टेंट है प्लास्टिड में कि इसका भी क्या होता है, इट्स ओन डीएनए प्लस राइबोसोम, इसका भी इट्स ओन डीएनए प्लस राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। प्लास्टिड और ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही क्या है, खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, तो ये खुद। अब हम लोग एक बार इसको कॉन्साइज वे में, थोड़ा इजी वे में समझते हैं, ठीक। हम बात करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस मान लो ना कि एक पूरा सिटी का मेयर है, या तो स्कूल का प्रिंसिपल है, या तो बॉस है, ठीक है, कोई कंपनी का बॉस है, ठीक, या तो स्कूल का प्रिंसिपल है। तो क्या है, ये एक हेड हो गया, ठीक। इट कंट्रोल एवरीबडी, ठीक है। इट हैज़ प्लान्स और रूल्स, किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में। क्या प्रिंसिपल के पास एक प्लान होता है, रूल्स रहता है, सब कुछ रहता है, ठीक है। इसी से डिसाइड होता है। अगर प्रिंसिपल ना रहे तो क्या होगा, स्कूल में अफरा तफरी मच जाएगा, या तो सिटी में अफरा तफरी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं कोई करेगा, सब इधर से उधर जाएंगे, ठीक, पता ही नहीं चलेगा, ठीक। तो वो न्यूक्लियस का काम है, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि एक सिटी में पावर स्टेशन होता है, ठीक, वो क्या प्रोवाइड करता है, तुमको घर में बिजली देता है। अगर पावर स्टेशन से लाइन चला जाए तो तुम्हारे घर से भी लाइन चला जाएगा, ठीक। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक। जैसे कि
पावर स्टेशन बिजली प्रोवाइड करता है तुम्हारे घर में, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, सेल को, ठीक। और उसी से पावर स्टेशन से ही लाइट और मशीन अच्छे से काम करता है, ठीक। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि एनर्जी ही नहीं मिल रही। लाइसोसोम, जैसे सिटी में सफाई डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, सिटी का सफाई करता है, वैसे ही लाइसोसोम भी क्या करता है, सिटी हो या स्कूल, मतलब जैसे स्कूल में सफाई डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही लाइसोसोम भी साफ करने का काम करता है सेल को अंदर से, ठीक। या तो एक क्लीनिंग ऐप होता है, मोबाइल में देखते हो, एक दबाओ सब कैशे फाइल्स या जंक फाइल सब डिलीट हो जाता है, तो वही लाइसोसोम करता है काम, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ट्रांसफ़र करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह, ठीक, एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाता है, ठीक। व्हीकल हो गया, सिटी में व्हीकल हो गया, ट्रक हो गया, ये सब एक, तो वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर काम करता है। यही जैसे सिटी में ट्रक काम करता है, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में काम करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, ठीक। गोल्जी बॉडी, अब देखो फैक्ट्री में बन जाता है कुछ भी चीज़, तो मटेरियल क्या होता है, पैकेजिंग होता है, तो गोल्जी बॉडीज़ क्या, वही एक पोस्ट ऑफिस के काम करता है। पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है, पार्सल होता है, डिलीवरी होता है, तो गोल्जी बॉडीज़ भी क्या काम करता है, पैकेजिंग के बाद ईआर का बना हुआ प्रोटीन या फैट को क्या करता है, पैकेज करता है, और जहाँ पे पोस्ट ऑफिस में भी तो आता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट आता है, सब आके कहाँ चला जाता है, तुम्हारे घर के पास आ जाता है, तो वही गोल्जी बॉडीज़ काम करता है, एक पोस्ट ऑफिस के तरह काम करता है, पार्सल के काम करता है, डिलीवरी सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक। साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, ये पूरा सिटी का क्या है, देखो एक प्लेग्राउंड होता है, मतलब बड़ा सा एरिया, वहाँ पे क्या होता है, या तो फैक्ट्री लगा हुआ होगा, ठीक, या उसको बोल सकते हो ऑर्गेनिल, ठीक, या तो बिल्डिंग को मान लो एक ऑर्गेनिल के तरह। तो वही साइटोप्लाज्म एक मतलब इन्वायरमेंट देता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, किसको, ऑर्गेनिल सबको, ठीक। प्लास्टिड ये एक स्पेशल बिल्डिंग है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। प्लास्टिड कहाँ मिलता है, प्लांट सेल। तो मान लो एक स्पेशल बिल्डिंग जिसमें तीन चीज़ है, तीन और छोटे छोटे बिल्डिंग है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, एक किचन बना हुआ, सोलार किचन बोल दो, ठीक, एक एकदम सोलार किचन की तरह ही क्लोरोप्लास्ट काम करता है। जैसे किचन में क्या होता है, कोई भी सोलार किचन का मतलब क्या हुआ कि सोलार पैनल का बना हुआ किचन, तो उसमें सनलाइट से फूड बनता है, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में सनलाइट से फूड बनता है, ठीक। क्रोमोप्लास्ट में क्या हो गया, क्रोमोप्लास्ट एक पेंट सोप है, पेंट सोप में क्या है, वहाँ से कलर खरीदते हो और पेंट मार देते हो कोई भी फर्नीचर वगैरह का, वही क्रोमोप्लास्ट भी पेंट शॉप की तरह काम करता है। वो भी क्या करेगा, जो फूल हो गया, फ्रूट हो गया, उसको फल को रंग देने का काम करता है, ठीक। और ल्यूकोप्लास्ट गोडाउन की तरह काम करता है। गोडाउन में क्या होता है, स्टोरेज रखा जाता है। गोडाउन देखते हो कलरलेस होता है, उसमें कोई बढ़िया सा पेंटिंग नहीं किया जाता, कुछ भी मार दो, ठीक, गोडाउन में तो मतलब ज़्यादा भाव नहीं मिलता है ल्यूकोप्लास्ट। तो वही एक गोडाउन की तरह जहाँ पे फूड स्टोर होता है, ठीक। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सिटी का बाउंड्री वॉल है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल का जैसे कि कोई भी सिटी का एक बाउंड्री वॉल है या बॉर्डर होता है कि कौन अंदर आए या कौन अंदर, एक स्टेट दूसरे स्टेट का बॉर्डर होता है ना, तो वही सेल मेम्ब्रेन भी बॉर्डर के तरह काम करता है कि कौन आए कौन जाए। जैसे एक इंडिया का बॉर्डर है, पाकिस्तान का भी हो, ठीक, या नेपाल बॉर्डर देख लो, तो वो कौन आए कौन है वहाँ कंट्रोल तो करता है ना। तो वही सेल मेम्ब्रेन में क्या है, ये भी एक बाउंड्री की तरह काम, ये डिसाइड करता है कौन किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है। यूजफुल प्रोडक्ट को क्या बोलेगा कि भाई अंदर आ जाओ, जो यूजफुल प्रोडक्ट, और जो अच्छा प्रोडक्ट नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे कि बाहर चले जाओ। मान लो कोई आतंकवादी आ गया तो भाई उसको क्या करेंगे, या तो मार दोगे या तो भगा दोगे, या चोर आ गया कहीं से भगा दोगे, क्यों, क्योंकि वो वेस्टफुल प्रोडक्ट है। तो वही सेल मेम्ब्रेन का काम है, ठीक है। तो ये एक तरह से रिवीजन हो गया तुम्हारा, सिंपल वे में अगर समझना चाहो तो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इसके पूरा सेल के ऊपर क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है, कौन सा नहीं आएगा, एकदम जो जो बोलेंगे वही आएगा, ठीक। तो ये रहा।